वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज 28 वीडियो लेक्चर है आपके सामने। 24, 25, 26 और 27 लेक्चर को आप देखें तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में, और लास्ट जो आपका प्रीवियस लेक्चर था वो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर था, जहाँ पर हमने एक एप्लीकेशन को देखा था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि जो कार्बनिक अभिक्रियाओं में कार्बोनियम आयन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल का जो फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर कौन ज़्यादा स्टेबल होगा और क्यों होगा, इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर था। एक चीज़ और बता दूं बच्चों, मैंने पहले भी कहा है कि आपके ऑर्गेनिक के जनरल क्वेश्चन जो होते हैं रीजनिंग, कंपेयरिंग, रिएक्टिविटी पर, स्टेबिलिटी पर, सॉल्युबिलिटी पर, वो सारे ही क्वेश्चन जो आपको ऑर्गेनिक पर मिलेंगे वो सभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से ही सॉल्व होने वाले हैं। सबसे मेजर पॉइंट है ये। कौन कौन सी एप्लीकेशन आपको एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, चाहे आपका जी का एग्जाम हो, वहाँ पर जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके कौन से होंगे, इसकी एप्लीकेशंस है। और एप्लीकेशंस में पहला जो आपका है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बो एनायन एंड फ्री रेडिकल। सेकंड चीज़ होता है रिएक्टिविटी बेस, यानी कि जो आपके कार्बनिक यौगिक है उनकी क्रियाशीलताओं में कंपेयर के बारे में। मेथिल क्लोराइड एसन अभिक्रिया ज़्यादा आसानी से देगा या एथिल क्लोराइड, यार एक जनरल एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। तो रिएक्टिविटी पर SN1 SN2 के बीच में कंपेयर करना, SN1 SN2 के कंपेयर में आपको कई कंपाउंड मिलते हैं, कई 1 2 3 4 कंपाउंड दिए जाते हैं, उनकी रिएक्टिविटी पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको क्रम होगा 1 2 3 4 जो भी है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के ऊपर, यानी कि जो भी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ये 4 मेजर रिएक्शंस होती है आपकी। और इन्हीं रिएक्शन पर आपका क्या होता है, पूरा ही प्रोडक्ट डिपेंड करता है। यानी कि 4 प्रकार की जो मेजर रिएक्शंस होती है उन्हीं से ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट देते हैं। तो उन्हीं रिएक्शन पर आपके रीजनिंग जो होता है, दो में कंपेयर करना, कौन फास्ट होगा, कौन स्लो होगा, ठीक है ना, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, इन सारे क्वेश्चनों के आंसर के लिए आपका सेकंड जो एप्लीकेशन होती है एक्टिविटी को डिसाइड करना। SN1 SN2 के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एंड सब्स्टिट्यूट एडिशन के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए जो जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स में होने वाली है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एस्टरीफिकेशन, ये आपके मेजर 4-5 ऐसे रिएक्टिविटी पर क्वेश्चन होते हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में नजर आने वाले हैं। थर्ड जो पॉइंट है एसिडिक एंड बेसिक नेचर, यानी कि किसी भी दो कंपाउंड के बीच में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का आपको क्या करना, कंपेयर करना है। जनरली कंपैरिजन जो है अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल के अंतर्गत एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्कोहल फिनॉल के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड में विभिन्न सब्स्टिट्यूट को लगाने पर उनकी एसिडिक नेचर पर क्या चेंज आने वाला है उस पर क्वेश्चन है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन पर क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। और एनिलीन, ArNH2 और एल्केनमीन, इनके बेसिक नेचर पर आपको एसिडिक और बेसिक पर कंपेयर करने की क्वेश्चन है। फिर कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है, जिनमें जनरली हेलोएरिन है, यानी कि एरिल हैलाइड हो जाएगा आपका, फिनॉल पर है, फिनॉक्साइड आयन पर है, नाइट्रोबेंजीन पर है, कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलिक एसिड की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में आपके जनरली इनकी अनुनादी संरचना आपको बनानी होती है। और एक चीज़ और होती है जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी में सोल्युबिलिटी, MPBP के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर क्या होती है, कई जगह सोल्युबिलिटी और MPBP को क्या करती है, वो चेंज करती है, और वो कौन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो सब्स्टिट्यूट है उस पर डिपेंड करने वाली। तो उन पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चों। बोर्ड के जो आपके मेजर रीजनिंग क्वेश्चन हैं वो सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें पहले और इनको आपकी नोटबुक में उतार लें। हम एक एक चीज़ को यहाँ पर कई एग्जाम्पल्स के साथ, प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस जो आपके जी और आपके नीट में आए हुए क्वेश्चन उनके साथ इनको एक्सप्लेन करेंगे हम। जिसमें से पहला पॉइंट मैंने आपको पूरा कंप्लीटली क्लियर कर दिया है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स के ऊपर, जहाँ हमने सभी प्रकार के 3 प्रकार के मेजर जो आपके इंटरमीडिएट्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को देखा था। अब मैं स्टार्ट करूंगा आज रिएक्टिविटी पर जो क्वेश्चन है, SN1 SN2 की रिएक्टिविटी पर, एडिशन रिएक्शंस पर, और ये जो भी आपको यहाँ पर लिखे हुए इनके एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टेप को हम लेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनमें कंपेयर करेंगे, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पर GOC पर वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें।
लेकिन बच्चों इनको पढ़ने से पहले मैंने कहा ना प्रीवियस आपको लेक्चर पूरे समझने पड़ेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो जो नए हैं तो यहाँ से स्टार्ट करने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें नहीं समझ लें, ठीक है ना। समझने के बाद ही आपको ये सारी चीज़ें बड़ी आसान नज़र आने वाली है। ओके, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आज हम लेंगे सेकंड एप्लीकेशन जो है रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस है। ओके, तो पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी के बारे में। रिएक्टिविटी ऑफ SN1 और SN2 रिएक्शन, ये आपकी पहली एप्लीकेशन ले रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के द्वारा आपको SN1 और SN2 की क्रियाशीलता को क्रमबद्ध करना है, कौन ज़्यादा होगा और कौन कम होगा। यहाँ पर मैंने प्रीवियस बोर्ड के कुछ क्वेश्चन लिखे जो आपके RBSE बोर्ड में आए हुए हैं। पहला है 2012 और 2014 में पूछा गया। SN2 के रेफरेंस में आपको 2 कंपाउंड दिए गए हैं, इनकी रिएक्टिविटी को समझाना, कौन ज़्यादा होगा और कौन कम होगा। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में आपको क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है। फिर आपका 2013 का क्वेश्चन है और 2018 में पूछा गया है, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्किल हैलाइड्स के रिएक्टिविटी के बारे में SN1 के रेफरेंस में। फिर आपका SN1 के रेफरेंस में ही पूछा गया है ब्रोमो और क्लोरो एथेन के बारे में। फिर आपका एक कंपेरिजन है C2H5Cl और C6H5 क्लोरोबेंजीन और एथिल क्लोराइड की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की रेट के बारे में। फिर आपका एक क्वेश्चन SN1 पर है जहाँ पर आपको 4 कंपाउंड दिए गए, इनको क्रमबद्ध करना है। और लास्ट आपका 2015 में क्वेश्चन आया है SN अभिक्रियाओं के रेफरेंस में कौन प्रतिस्थापन आसानी से देगा। ठीक है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन है जिनको मैं यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ, फिर हम इसके एडवांस क्वेश्चन और लेंगे। ठीक है ना, तो पहला स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिया गया है ये एक कंपाउंड और दूसरा दिया गया है ये कंपाउंड, और आपसे पूछा गया है SN2 के रेफरेंस में। बच्चों SN1 और SN2 के अंदर अगर आपसे रिएक्टिविटी पूछी जाती है तो वहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखें। एक तो आपका क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन SN1 के लिए। SN1 के लिए क्या देखेंगे हम? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, और ये जब प्लस आई इफेक्ट हो, ओके, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व को बढ़ाए तो कार्बोनियम की स्टेबिलिटी प्रीवियस देख चुके हैं हम। सेकंड चीज देखते हैं स्टीरियो इनहिंड्रेंस, त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया SN2 होती है, सॉरी SN1 होती है। जब आपकी त्रिविम बाधा ज़्यादा होगी तो जो इंटरमीडिएट होता है संक्रमण अवस्था, वो स्थायी नहीं हो पाती। इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, SN1 और SN2 का। अगर SN1 ज़्यादा है तो SN2 कम होगी, और SN2 ज़्यादा है तो SN1 कम हो जाती है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको सही देख लें आप, तो CH3 CH2 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 और X, यानी कि ये आपका है ब्यूटिल हैलाइड और प्राइमरी है नॉर्मल ब्यूटिल हैलाइड। और ये दे रखा है आपको इस तरीके से CH3 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 और X, ये टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड है, टर्सरी ब्यूटिल है और ये नॉर्मल ब्यूटिल है। आपसे क्या पूछा गया है, SN2 की रेट किसकी ज़्यादा होगी। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें तो रीजन आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर X जाने के बाद टर्सरी कार्बोनियम आयन बनता है। SN2 कार्बोनियम आयन बननी होती किससे होती है, ट्रांजिशन स्टेट से होती है। और ट्रांजिशन स्टेट कब ज़्यादा स्थायी होगी, जब त्रिविम बाधा कम हो। तो यहाँ पर त्रिविम बाधा ज़्यादा है क्योंकि बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं R, यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन है और 1 R समूह जुड़ा हुआ है। क्लियर है ना, जैसे 2 तो हाइड्रोजन होंगे और एक क्या होगा आपका R समूह। तो SN1 की रेट क्या होती है, प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी ज़्यादा टर्सरी। और SN2 की रेट क्या होती है, प्राइमरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी कम और टर्सरी सबसे कम होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, SN2 के लिए जो नॉर्मल ब्यूटिल हैलाइड है वो ज़्यादा आपका क्या होगा, SN2 अभिक्रिया के प्रति रिएक्टिव होगा बजाय की टर्सरी के। और रीजन क्या लिखेंगे हम, तो रीजन आपको बता रखा है SN1 और SN2 के लिए कि त्रिविम बाधा अधिक होने के कारण ये आपकी क्रियाशीलता क्या करेगा, कम देगा SN2 के रेफरेंस में। ठीक है, और ये SN1 नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसका प्राइमरी कार्बोनियम आयन अनस्टेबल होता है, इसीलिए क्या करेगा, SN2 में जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपको दिया गया है, नंबर 1 मेथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड, द्वितीयक ब्यूटिल हैलाइड और आपका टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड। ओके, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, SN1 के रेफरेंस में, तो SN1 के रेफरेंस में हमें पता है SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन होता है और इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको पहले वाले का कार्बोनियम आयन क्या मिलेगा, आपको CH3+, सेकंड CS2CS, ये जस्ट हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा है कार्बोनियम की स्टेबिलिटी। तो ये प्राइमरी है किंतु प्लस आई इफेक्ट है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा आपका सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, दो तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। और फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा टर्सरी कार्बोनियम आयन। और कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, SN1 की रेट बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो आपका साइन लगेगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, टर्सरी, फिर आपका सेकेंडरी और फिर आपका प्राइमरी में एथिल और फिर लास्ट में आपका मेथिल होगा। और कारण होगा इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण कि आपकी SN1 अभिक्रिया बड़ी फास्ट होती है। और सेकंड चीज़ और है, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ने के साथ साथ CX बॉन्ड को देखते हैं अपन, तो इसके साथ अगर कोई ग्रुप नहीं है तो ये बॉन्ड जो होगा वो मजबूत होगा। फिर जैसे ही आप यहाँ पर R समूह डालते हैं तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक घनत्व इसको लेने में आसानी होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ने के साथ साथ X का निष्कासन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो एक रीज़न आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि आपका मेथिल समूह या एल्किल समूह बढ़ने के साथ साथ CX बॉन्ड से X का निष्कासन या रिलीज होना इसका क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसी कारण ये जल्दी से आपका क्या दे देगा, X रिलीज कर देगा। तो टर्सरी से CX में से X को निकालना क्या होगा, आसान होगा। तो ऑर्डर आपका हो जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ओके, थर्ड जो आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पर दोनों ही प्राइमरी लिए गए, एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड, और रिएक्शन SN1 से पूछी गई है। तो CH3CH2Br यानी कि CBr बॉन्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर सेकंड में है CH3CH2Cl CCl बॉन्ड है। तो दोनों में से बंद आसानी से कौन सा टूटेगा, तो CBr बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। यानी कि ये थोड़ा मजबूती से बंधा होगा और ये थोड़ा सा ढीला होगा। ओके, जिसके कारण कि CBr को बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान घट जाता है। इसका मतलब कार्बोनियम आयन का निर्माण आसानी से कहाँ हो जाएगा, आपका Br के साथ। तो CBr बॉन्ड की लेंथ CCl बॉन्ड से अधिक होती है और बॉन्ड एनर्जी कम होती है, जिससे Br आसानी से रिलीज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर आपकी SN1 अभिक्रिया कौन देगा, पहले। ओके, अब नेक्स्ट है आपका जो मेजर क्वेश्चन है, और ये आपका बोर्ड का एक बड़ा क्वेश्चन भी होता है, जिसमें कंपेयर करना के अलावा आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी लिखना पड़ता है, रीजन बताना पड़ता है। क्वेश्चन ये है, आपको क्लोरोबेंजीन है एक तो आपके पास, और सेकंड है एथिल क्लोराइड, और ये कह रहा है क्वेश्चन कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दर किसकी ज़्यादा होगी, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दर किसकी ज़्यादा होगी, या यूं भी कहा जा सकता है कि ये अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है जबकि ये आसानी से दे देता है। तो क्या कारण है कि क्लोरोबेंजीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं देता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपेयर का हो गया। फिर सेकंड जो मेजर क्वेश्चन लिखा जाएगा वो होगा कि क्लोरोबेंजीन SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपका टोटल आपका कहाँ से है, मेसोमेरी इफेक्ट से लिया जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट से लिया जाएगा। ओके, तो मैं इसको अब आपकी क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से हैं, मैं बाद में इसको लिख दूंगा। यहाँ तक के क्वेश्चन की बात करें और इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। ओके, मिटा दूँ। अब बच्चों क्वेश्चन ये है आपका कि ये
आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देता है, यानी कि इसका बंध का टूटना जो है प्लस और Cl माइनस में नहीं हो पाता है, जबकि ये बड़ी आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है। यानी कि यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है और सब न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है, यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं टूटता है, इसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल नहीं आ पाता, यानी कि ये बॉन्ड फ्यूजन नहीं हो पाता है। तो अब इसके कई रीज़न हैं, आप ध्यान से देखें। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए क्या होता है, पहली चीज़ कि क्लोरोबेंजीन नंबर 1, क्लोरोबेंजीन में आप देखें तो यहाँ पर पोजीशन ये है और क्लोरीन का प्लस M इफेक्ट मेसोमेर इफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर आप नोट करें कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर प्रेजेंट है कॉन्जुगेशन में। और कॉन्जुगेशन में तो आपको बताया मैंने कि जब आपका इस तरह का कॉन्जुगेशन हो, जैसे कि यहाँ पर आपका Cl और लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, किधर करेगा, तो लोन पेयर रीच होने के कारण इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, पाई बॉन्ड की ओर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, रिंग के अंदर चले जाएंगे कॉन्जुगेशन होने के कारण, जिसके कारण कि इसको कई सारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिलेगी। तो क्लोरीन का प्लस M इफेक्ट होने से निम्न रेजोनेंस स्ट्रक्चर उपस्थित होती है। अब किस तरह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है, तो बच्चों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ध्यान रखें, एक बार मैं वापस सिखा रहा हूँ, बड़ी आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। ये आपके क्या है, क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 लोन पेयर है, और अल्टरनेटिव यहाँ पर क्या है, आपका पाई बॉन्ड है रिंग के अंदर। रेजोनेंस के लिए आपको बताया गया कि जब प्लस M इफेक्ट होता है तो लोन पेयर हमेशा अनसैचुरेटेड बॉन्ड की ओर जाएगा, यानी कि ये लोन पेयर किधर चला जाएगा, पाई बॉन्ड की ओर आ जाएगा। तो जैसे ही पाई बॉन्ड की ओर आएगा तो आपको इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या मिलेगी, ये आपका क्लोरीन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर। ओके, ये कहाँ से मूव किया इसने, यहाँ से मूव किया। और अब आपका जब यहाँ पर लोन पेयर आ चुका है तो आपकी बॉन्डिंग जो है, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर क्या चार्ज मिलेगा आपको, प्लस चार्ज। क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। लोन पेयर यहाँ से यहाँ आया तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, अब आप देखें ये लोन पेयर है, लोन पेयर वापस किधर मूव करेगा, इधर आपका पाई है, तो लोन पेयर मूव करता है पाई की ओर, यानी कि आपका रेजोनेंस कहाँ चलता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से वापस बाहर की ओर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आएगी वो किस तरह की हो जाएगी आपकी क्लोरीन की, ये यहाँ पर मूव कर गया, कहाँ से आए ये, इस जगह से आपके लोन पेयर। ओके, और यहाँ पर आपका क्या होगा, पाई बॉन्डिंग यहाँ हो जाएगी, और यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। अब वापस यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, और कॉन्जुगेशन में यहाँ पर क्या है आपका पाई बॉन्ड है, तो अब वापस मूव करेगा ये किधर, इस ओर। तो नई स्ट्रक्चर आपकी क्या होगी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, अब आप देखें यहाँ से यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। ओके, ये कहाँ से मूव किया इसने, पैरा पोजीशन से। ओके, और यहाँ पर आपका क्या होगा, पाई बॉन्डिंग इस तरह से, और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। और वापस अब ये आपका पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर जाएगा, बाहर की ओर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर वापस आपको क्या मिल जाएगी, क्लोरीन, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस आपके इस जगह पर पहुँच जाएंगे। क्लियर है, ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी इस तरह से। आपको केवल मूव किधर कराना है, अगर लोन पेयर है तो पाई की ओर, और यदि लोन पेयर नहीं पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन किधर कराएंगे, पाई से पाई की ओर, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो 2 कंडीशन ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर लोन पेयर था तो रिंग के अंदर आया, अब रिंग के अंदर आने से क्या हुआ, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आ चुकी है। ओके,
अब आपको पता है कि जब यहाँ सिंगल बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस नहीं है एल्किल हैलाइड में। एल्किल हैलाइड में आपका कौन सा बॉन्ड है? CH2 और Cl। तो ये जो है सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। जबकि यहाँ पर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आ चुकी है? डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आ चुकी है। तो एकल बंध से द्विबंध को यानी कि डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। और जब ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये बंध नहीं टूट पाता है। तो पहला रीज़न क्या लिखेंगे कि क्लोरीन का प्लस M इफेक्ट होने से निम्न अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है। और फिर नीचे लिखेंगे उपरोक्त अनुनादी संरचनाओं में, उपरोक्त रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में C व Cl के मध्य डबल बॉन्ड के करैक्टर होते हैं, जिससे बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है और CCl बॉन्ड का टूटना या अलग होना संभव नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है, ये तो हो गया रीजन नंबर 1। ओके, मेसोमेरी इफेक्ट के कारण यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आ जाती है। सेकंड चीज़ देखते हैं, यहाँ पर जो कार्बन है CH3, CH2, Cl एल्किली ग्रुप में ये sp3 संक्रित है, जबकि रिंग के अंदर जो कार्बन है ये कार्बन कौन सा है? sp2 संक्रित है। और sp3 से sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कारण ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है, कम हो जाती है, और ये बंध थोड़ा मजबूत हो जाता है, जिसके कारण भी ये Cl नहीं निकल पाता है। तो सेकंड रीजन क्या लिखेंगे कि एल्किल हैलाइड में कार्बन sp3 यानी कि हेलोजन sp3 संक्रित या हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि एरिल में हेलोजन sp2 संक्रित से होता है। और इसी कारण यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? विद्युत ऋणता बढ़ने के कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और बॉन्ड लेंथ घट जाती है और बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण किसी टूटना संभव नहीं होता है। तो ये दूसरा रीज़न है कि इसीलिए ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दे पाता है। ओके, तीसरा रीज़न और लिखा जा सकता है कि जब रेजोनेंस होता है तो इसके चारों ओर कौन सा चार्ज चलता है? आपका नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज होने के कारण आने वाला न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन हो जाता है। तो नेगेटिव चार्ज रिंग के चारों ओर होने से न्यूक्लियोफाइल का रिपल्शन होता है, इसलिए वह आसानी से अटैक नहीं कर पाता है। तो 3 कारण ऐसे हैं जिसके कारण कि ये यहाँ से क्लोरीन को नहीं हटा पाएगा, यानी कि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दे पाएगा। और चौथा कारण और है कि अगर इसका क्लोरीन हट भी जाए तो यहाँ पर बनने वाला क्या होगा? एरिल कार्बोनियम आयन। और एरिल कार्बोनियम आयन सबसे कम स्टेबल होता है। एरिल कार्बोनियम आयन किस तरह से होगा? प्लस। ओके, यहाँ से चला गया। और अब यहाँ पर आपकी क्या पोजीशन आएगी? ये जो कार्बोनियम आयन है वो क्या है? आपका अनस्टेबल होता है सबसे ज़्यादा, इसीलिए ये संभव नहीं है। तो ये सारे रीजन मिलकर क्या होता है? तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा हो जाएगी? प्रतिस्थापन की। और ये साधारणतः प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देता है। ओके बच्चों, समझ में आ गया? तो 3-4 रीजन लिख सकते हैं इसके बारे में कि हेलोबेंजीन में क्लोरीन या हेलोजन का प्लस इफेक्ट होने के कारण कार्बन और हेलोजन के मध्य में अनुनाद इस तरह से पाया जाता है, जिसके कारण कि यहाँ पर डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आ जाती है और इसी कारण बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, तो क्लोरीन नहीं जा पाएगा। दूसरा कारण sp2 और sp3, sp2 से संक्रित होने के कारण यहाँ पर बॉन्ड लेंथ घट जाती है, ओके, और बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, इसके कारण नहीं निकल पाएगा। तीसरा है कि जब ये अनुनाद प्रदर्शित करता है तो इसके चारों ओर क्या चलता है? नेगेटिव चार्ज चलता है, तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है आने वाला, वो ऐसे रिपल्ड होगा तो इसके पास नहीं आ पाएगा। और पांचवा कारण है कि इसके द्वारा निर्मित कार्बोनियम आयन जो होता है, एरिल कार्बोनियम आयन, एल्किल कार्बोनियम आयन की तुलना में क्या होता है? अनस्टेबल होता है, इसके कारण भी ये अभिक्रिया नहीं देता है। क्लियर है बच्चों? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको इनमें कंपेयर करना है SN1 रिएक्शन के रेफरेंस में कि SN1 रिएक्शन कौन फास्ट देगा। पहली चीज़ ये है आपका एथिल क्लोराइड, ये है आपका क्लोरोबेंजीन, ये है बेंजील क्लोराइड, और ये है आपका एरिल क्लोराइड, और ये वाइनिल क्लोराइड है। और आपको पता है कि SN1 अभिक्रियाओं का इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन होता है। कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। बस इतना सा ध्यान रख लें, सारी चीज़ें हम पहले से क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर जो है कार्बोनियम आयन जो मिलेगा फर्स्ट वाले केस के अंदर, तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन एथिल कार्बोनियम आयन,
यहाँ पर यदि कार्बोनियम आयन की बात करें तो ये कार्बोनियम आयन मिलने वाला है। ओके, यहाँ पर बात करें तो कार्बोनियम आयन होगा CH2 प्लस बेंजील कार्बोनियम आयन, यहाँ पर एलिल कार्बोनियम आयन, और यहाँ पर वाइनिल कार्बोनियम आयन। ओके बच्चों, अगर SN1 से चलती है तो इंटरमीडिएट ये मिलने वाले हैं। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये आपका प्राइमरी है, ये आपका प्राइमरी है, और ये आपका प्राइमरी है। ओके, अब इस केस में देखें तो हमें पता है कि सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ की स्थिति अलग है। ये sp2 संकरित कार्बन पर है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो आपका है कार्बोनियम आयन वो यहाँ से Cl जाएगा। तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर क्या होता है, मेसोमेरी इफेक्ट होने के कारण डबल बॉन्ड के लक्षण आ जाते हैं, जिसके कारण ये बनता ही नहीं है, और बनेगा तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। बेंजील कार्बोनियम आयन की बात करें तो यहाँ पर आपका पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन में आप देखें सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा और सिग्मा, और इधर आपका क्या गया प्लस। तो मैंने आपको कॉन्जुगेशन बताया है, सिग्मा पाई सिग्मा का हो, सिग्मा पाई सिग्मा लॉन पेयर हो, इस तरह के कॉन्जुगेशन आपको 4 तरह के मैंने बता रखे हैं। तो ये कॉन्जुगेशन में होने के कारण इसकी कई सारी अनादि संरचनाएं मिलती है। तो बेंजील कार्बोनियम आयन का क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। और इसकी स्टेबिलिटी को समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, वहाँ पर मैंने सारे कार्बोनियम की स्टेबिलिटी बताई है। तो ये बड़ी आसानी से मिलेगा और स्टेबल होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड के लक्षण नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है तो डबल बॉन्ड यहाँ आता है, और ये ज़्यादा क्या होगा, अनसैचुरेटेड हो जाता है, और यहाँ से आपके जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाता है। तो क्लोरीन बड़ी आसानी से यहाँ से क्या होगा, रवाना हो जाएगा, और यहाँ पर ये कार्बोनियम आयन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन है, नंबर 1। यहाँ पर भी आपका क्या है, ये कॉन्जुगेशन में है। ओके, तो इसके बाद आपका वाइनिल जो एलिल कार्बोनियम आयन है वो नंबर 2 पर जाएगा। नंबर 3 पर आपका कौन होगा, प्राइमरी, और नंबर 4 पर कौन होगा, वाइनिल, और नंबर 5 पर कौन जाएगा, ये। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा SN1 अभिक्रिया जो रिएक्टिव होगा वो होगा आपका बेंजील, क्योंकि ये सबसे आसानी से यहाँ से CH2Cl चला जाता है, बेंजील कार्बोनियम आयन स्टेबल होने के कारण। सेकंड जो होगा वो होगा एलिल, यहाँ पर एम इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, यहाँ पर भी आपका क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण स्टेबल हो जाता है। तो सेकंड पर ये रहेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड मूव करेगा इधर। ओके, अब उसके बाद आपका है थर्ड जो है वो है प्राइमरी, यानी कि एल्किल कार्बोनियम आयन जो बनता है, तो ये थर्ड पर रहेगा। फिर उसके बाद आपका है वाइनिल, और फिर आपका लास्ट रहेगा एलिल। बच्चों, इनके आंसर आप कई तरीके से दे सकते हैं। आपको केवल यहाँ पर क्या किया गया है, एक ऑर्डर सेट करना है। तो ऑर्डर सेट करने के लिए मैंने बताया एक तरीका कार्बोनियम आयन को देख लें, या फिर आप CCl बॉन्ड को देखें। तो CCl बॉन्ड का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं आपके इसके साथ बाहर की ओर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक घनत्व को बढ़ा दिया इसने। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ जाता है तो ये Cl आसानी से निकल जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मेसोमेरी इफेक्ट आएगा, जिसके कारण इसका डिस्कशन आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कोई इफेक्ट नहीं है, केवल एल्किल इफेक्ट है जो बड़ी आसानी से इसका उसकी तुलना में कम, लेकिन इनसे ज़्यादा। यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं, इस ओर। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के लक्षण आ जाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर ये आ जाती है। ओके, यहाँ से ये इधर मूव कर जाएगा, तो ये पाई बंद कहाँ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, और इस तरफ आएगा तो यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ पर क्या जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये आपको पहले मैंने बता रखा है, तो ऑर्डर हो जाएगा ये। ओके बच्चों, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl CH3 CH2 CH CH3 CH2 Cl। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट किसकी ज़्यादा होगी बच्चों? यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर 1 2 तीसरे कार्बन पर अटैच है, यहाँ पर ये सेकंड कार्बन पर है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है +I, उसकी तुलना में यहाँ पर +I क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा पास में है, वह ज़्यादा दूरी पर है। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉनिक घनत्व यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा बढ़ने के कारण ही क्या होने वाला है आपका, यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी।
ओके, चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म का अंदर आपकी जो रिएक्शन है उस पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स नहीं सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, एसई रिएक्शन के बारे में, रिएक्टिविटी निकालनी इनकी। जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए बेंजीन और क्लोरोबेंजीन, और नेक्स्ट है आपका बेंजल्डिहाइड। इन तीनों ही कंपाउंड के लिए आपको ऑर्डर सेट करना है एसई अभिक्रिया के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पर किसके द्वारा दी जाएगी? रिंग के द्वारा दी जाती है। ठीक है, आप रिएक्शन मैकेनिज्म में देखें तो वहाँ पता चलेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो एक सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ से आपका H है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल चाहे NO2+ हो, चाहे R+ हो, चाहे CH3CO+ हो, जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना, तो इलेक्ट्रोफाइल आता है और इलेक्ट्रोफाइल आकर यहाँ पर क्या करता है? इंटरमीडिएट बनाता है, एक व्हीलेंट इंटरमीडिएट। ठीक, और फिर आपका यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और H को निकाल के ले जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाता है? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है। ये आपकी एक सिंपल सी मैकेनिज्म है जिसको हम डिटेल रिएक्शन जब आप पढ़ोगे 4 टाइप की रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से H+ का निकल जाना, वो किसके रूप में निकलेगा? प्लस के रूप में, और इस पर क्या जाएगा? आपका नेगेटिव चार्ज, और फिर आपका क्या होगा? एक सब्स्टिट्यूशन, आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम व्हीलेंट इंटरमीडिएट कहते हैं, और फिर ये आपका रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो अब ये रिएक्शन ये कह रहा है कि इनमें से इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले कौन अटैक करेगा, यानी कि उसके पहले रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझें, कई सारे क्वेश्चन होते हैं इसके बारे में जो मैं एक एक करके लेने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया जाए इन पर, इस पर या इस पर, तो इलेक्ट्रोफाइल का जब अटैक करवाया जाएगा तो H यहाँ से चला जाएगा। यहाँ की स्थिति को हम डिस्कस करने वाले हैं कि H कहाँ से जाएगा, यहाँ से H कहाँ से जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक कहाँ करेगा। तो दो पहली चीज़ देखें, आने वाली स्पीशीज क्या है? पॉजिटिव है, और रिंग जब होती है तो इसके एनर्जेटिक स्ट्रक्चर में आपको पता है कि इसके ऊपर और नीचे की तरफ, यानी कि दोनों ही प्लेन पर पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डीलोकेलाइज होते हैं, यानी कि इनके चारों ओर कौन सा चार्ज चल रहा है? जैसे आपकी ये रिंग है तो इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या होगा? आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो रिंग के ऊपर की ओर भी क्या चल रहे हैं? आपके माइनस चार्ज, और नीचे की ओर भी कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, तो माइनस चार्ज। तो अब यहाँ पर माइनस चार्ज है और आने वाली स्पीशीज कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इसको आसानी से क्या करेगी? जोड़ देगी। अब बच्चों बात यहाँ होती है कि यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक घनत्व यानी कि नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दिया जाए, कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है और इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता है, तो यहाँ पर जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे E+ का अटैक आसान हो जाएगा। और यदि इसके इलेक्ट्रॉनिक घनत्व को कम कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो जब कोई डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है ना। अब आप देखें स्थिति को, ये आपकी रिंग है, ओके, इसके चारों ओर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। अटैक कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करे, लेकिन इसकी दो कंडीशन है कि यदि कोई ग्रुप जो भी जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वह क्या करेगा? इसमें इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यहाँ पर कौन होगा? +m ग्रुप। तो इस पर माइनस चार्ज को और क्या करेगा? बढ़ा देगा। ठीक है, माइनस चार्ज को बढ़ाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, तो माइनस चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसान हो जाएगा। और इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर खींचे, तो यहाँ पर माइनस चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और माइनस चार्ज कम होगा तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक घनत्व घट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक घनत्व घटने के साथ साथ पॉजिटिव वाले का अटैक कठिन हो जाता है। तो कहने का मतलब इनकी रिएक्टिविटी क्या करती है? दो चीज़ें आप ध्यान रखें, रिंग कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सेकंड चीज़ कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है जो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि +m ग्रुप है। +m मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, लेक्चर नंबर 25 देख लें। कौन कौन होंगे? जिनके पास लोन पेयर होता है, जैसे कि OH, OR, इनके पास सबके पास क्या है? लोन पेयर है। X,
NH2 इट्स एक्स्ट्रा। तो ये ग्रुप होंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, अंदर की ओर, पर यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, जिसके कारण कि E प्लस का अटैक करना आसान हो जाता है और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि अब आपकी जो रिंग है वो ज़्यादा एक्टिव है इलेक्ट्रोफाइल के प्रति। इसीलिए इन ग्रुप के जुड़ने पर कौन सा होता है, सक्रियकारी प्रभाव होता है, एक्टिवेशन हो जाता है, सक्रियकारी प्रभाव उत्पन्न होता है। सक्रियकारी प्रभाव कौन डालेंगे, जो प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक घनत्व को बढ़ाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सक्रियकारी प्रभाव होगा, माइनस चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना आसान हो जाता है। तो ये इसकी रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। सेकंड केस जो है वो ये है कि अगर आपका जो ग्रुप जुड़ा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ खींचे, तो रिंग पर आंशिक रूप से क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आपका कौन आने वाला है, E प्लस, तो ये क्या करेगा, रिपल्ड करेगा, तो ये आसानी से नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये आसानी से नहीं जुड़ेगा, तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये जो कम करेगा तो इसको कहेंगे निष्क्रियकारी प्रभाव, डीएक्टिव इफेक्ट, निष्क्रियकारी प्रभाव। और ये कौन से ग्रुप होंगे, जो माइनस एम इफेक्ट डालें। माइनस एम कौन होते हैं, जिनके अंदर पाई बॉन्ड हो, लोन पेयर ना हो, जैसे CHO ग्रुप, COR ग्रुप, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, NO2 ग्रुप, ठीक है। इसी तरह एसिड के डेरिवेटिव, अमाइड वगैरह जो भी है, एसिल एलाइड एस्टर है, ये सभी कौन सा डालते हैं आपके, माइनस एम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, बाहर की ओर मूव करते हैं। तो ऐसी स्थिति में निष्क्रियकारी हो जाएंगे। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं बेंजीन पर, यहाँ पर क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, रिंग के अंदर, तो यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव घनत्व बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करेगा। और यहाँ पर क्या है आपका, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, बाहर की ओर, तो इस पर कौन सा चार्ज मिलेगा आपको, प्लस चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन कौन सा है, एक्टिवेटेड इफेक्ट डालने वाला, यानी कि सक्रियकारी प्रभाव डालने वाला, और ये क्या है, निष्क्रियकारी। तो वलय के ऊपर यदि प्लस एम ग्रुप या प्लस आई ग्रुप जुड़ जाता है, प्लस एम या प्लस आई ग्रुप, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ओके। और यदि उस पर माइनस एम ग्रुप जुड़ता है तो ऐसी स्थिति में क्रियाशीलता घट जाती है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो आपका एक्टिव होगा वो कौन होगा, क्लोरोबेंजीन, उससे कम कौन होगा, बेंजीन, और सबसे कम कौन होगा, बेंजल्डिहाइड। किसके प्रति, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सब्स्टिट्यूशन के प्रति। सबसे आसानी से रिएक्शन यहाँ होने वाली है। समझ में आया बच्चों, ठीक है ना। अब इसके साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके साथ एक चीज़ और देखें, अगर मैं इसमें टोलुइन को और प्लस कर दूं, अब यदि टोलुइन को प्लस कर दिया जाए तो क्या होगा, तो ये आपका कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर मेसोमेर इफेक्ट नहीं है, कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पर क्या है, प्लस एम इफेक्ट है, यहाँ पर क्या है, माइनस एम इफेक्ट है। तो आपको पता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व ये बढ़ाएगा, पर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि एम इफेक्ट से कम होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऐसी स्थिति में आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा क्लोरो, फिर उसके बाद टोलुइन, ये प्लस एम के कारण, ये प्लस आई के कारण, फिर आपका क्या होगा, बेंजीन, और लास्ट आपका क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। ये ऑर्डर हो जाता है। समझ में आया, ओके। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चीज लेते हैं अपन, मिटा दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ले रहा हूँ बच्चों में, जो आपकी पूरी ऑर्गेनिक में, एरोमेटिक केमिस्ट्री में बड़ी काम की है, और वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के द्वारा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ सब्स्टिट्यूट इन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक
SE रिएक्शंस। एरोमेटिक की वलय पर जब अभिक्रिया होती है तो आने वाला समूह कहाँ जुड़े, इसके लिए निर्देशन किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है सब्स्टिट्यूट के द्वारा। ओके, जैसे कि मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ यहाँ पर, ये बेंजीन है और इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ क्लोरीन के साथ लुईस एसिड AlCl3 के साथ। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर Cl+ इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्ट उत्पन्न होता है जो वहाँ जुड़ेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा आपका, कहीं पर भी जोड़े 1 2 3 4 6 आपके हाइड्रोजन में से कोई भी जाए तो यहाँ पर क्या मिलने वाला आपको, क्लोरोबेंजीन। अब यही रिएक्शन मैं अगर इस पर करवाता हूँ फिनॉल पर, Cl2 FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंस है तो Cl+ यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, अटैक करेगा। अब यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन जो है 1 2 3 4 5 जगह पर से कोई से भी एक जगह से हाइड्रोजन जाने वाला है। तो हाइड्रोजन कहाँ, ये हाइड्रोजन कौन सा जाएगा या ये आपका इलेक्ट्रोफाइल किस कार्बन पर अटैक करेगा, इसका डायरेक्शन कौन करता है, इससे पहले वाला जुड़। क्योंकि यहाँ पर आपके प्रोडक्ट कितने हो सकते हैं, यहाँ पर तो किसी भी जगह जुड़ो प्रोडक्ट एक ही है, किंतु यहाँ पर एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है और एक प्रोडक्ट ये है। ठीक है, वापस इधर आएगा तो ये सिमिलर हो जाएगा, इधर आएगा तो ऑर्थो, यानी कि ये ऑर्थो है, ये मेटा प्रोडक्ट होगा और ये पैरा प्रोडक्ट होगा। अब तीन में से कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, इसका डिसीजन कौन करता है। उस ग्रुप पर यदि कोई समूह नहीं है तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अगर रिंग के ऊपर पहले से ही कोई समूह या ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर आपको 3 तरह के प्रोडक्ट की संभावना होती है। तो कौन सा प्रोडक्ट आपका बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, इसका डिसीजन, या इलेक्ट्रोफाइल अभिक्रिया जब होती है सब्स्टिट्यूशन रिंग पर, तो रिंग पर वह किस जगह पर अटैक करे, ऑर्थो, पैरा या मेटा पर, उसका डिसीजन या डायरेक्शन कौन लेता है, पहले से जुड़ने वाला समूह। तो वह इस समूह का क्या कहलाता है, डायरेक्शन प्रॉपर्टी, निर्देशकारी इफेक्ट कहलाता है, डायरेक्शन इफेक्ट कहलाएगा। तो इसका डायरेक्शन इफेक्ट क्या होता है ग्रुप का, इसको बड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन है। ओके, तो अब इन 3 में से क्या बनने वाला है। तो बच्चों पहली चीज़ देखें कि जब रिंग पर कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो रिंग की नेचर 2 तरह की होती है। पहली चीज़, यहाँ पर आपका रिंग है और यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि +M या +I इफेक्ट वाला कोई ग्रुप है। ठीक है, सेकंड जो है आपका, वो स्थिति हो सकती है कि ये ग्रुप पहले से जुड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, ये -M हो सकता है, ये 2 स्थितियां होती है। अब इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो कहाँ करेगा, तो आप पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मैंने कहा ना इसके ग्रुप के आपको सब पता है, OH हो सकता है, X हो सकता है, NH2 हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्लोरोबेंजीन का, तो इसमें आपका पता है ये कॉन्जुगेशन आ चुका है, तो क्लोरीन का यहाँ पर कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, +M इफेक्ट पड़ेगा। और जब +M इफेक्ट होता है तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिलेगी, और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगी, नंबर 1 Cl, अभी बताया मैंने आपको, समझ में आ गया होगा प्रीवियस वाले में, यहाँ पर माइनस चार्ज होगा और ये आपकी स्ट्रक्चर आ जाएगी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नंबर 1। फिर आपकी सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगी, प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा पैरा पर, और आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी ये। और थर्ड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये प्लस चार्ज है, अब यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, लॉन पेयर यहाँ चला जाएगा और ये तीसरी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये अनुनादी संरचनाएं मिलने वाली है, क्लियर है। और जब ये अनुनादी संरचनाएं मिलेगी तो यहाँ पर आपकी अनुनादी संकर जो मिलता है वो इस तरह से शो किया जा सकता है, ये क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस चार्ज है, और यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, 3 जगह आया, ऑर्थो और पैरा पर, यानी कि इस पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। पहली चीज़। सेकंड चीज़, आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात करें, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि उदाहरण के लिए आपका NO2 है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन तो है लेकिन यहाँ पर क्या है, लॉन पेयर नहीं है, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, सिग्मा, और उसके बाद पाई बॉन्ड आ रहा है, यानी कि सिग्मा पाई सिग्मा का कॉन्जुगेशन है। और ये पाई बॉन्ड जो है दोनों तरफ मूव करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ, आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इस तरफ, तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर मूव करने वाले हैं, रिंग के बाहर की तरफ, आउटर साइड में। तो जैसे बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या मिलेगी आपको,
यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन इधर आ चुके हैं तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और रिंग पर क्या चलने वाला आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसकी अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होने वाली है। क्लियर है? कहाँ गया? यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका रिंग के बाहर गया तो यहाँ आ चुका इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपकी 3 स्ट्रक्चर मिलेगी। ये N, ये लोन पेयर वहाँ आ जाएगा। अब आपका पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज है तो मूव करेगा इधर, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये यहाँ पर थर्ड स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज। और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी आपकी अनुनादी संकर, अंदर पॉजिटिव चार्ज रहेगा NO, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि डेल्टा प्लस चार्ज, डेल्टा प्लस चार्ज, डेल्टा प्लस चार्ज रहेगा। 2 स्थिति आपके सामने रहेगी, या तो ये ग्रुप होंगे या ये ग्रुप होंगे। तो जब पहले से जुड़ने वाला समूह यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस M इफेक्ट डालता है, रिंग में इलेक्ट्रॉनिक घनत्व को बढ़ाता है, तो रिंग के चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, मूव करेंगे अंदर की ओर, तो में नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति ज़्यादा क्रियाशील होगा, यानी कि इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, अधिक क्रियाशील होगा। तो डोनेटिंग ग्रुप कौन सा प्रभाव डालते हैं, एक्टिवेशन इफेक्ट डालते हैं, यानी कि सक्रियकारी प्रभाव डालते हैं। और सक्रियकारी प्रभाव जब भी उत्पन्न होता है तो माइनस चार्ज रिंग पर आता है और किस जगह पर आता है, ऑर्थो और पैरा पर आता है। यानी कि रिएक्टिविटी, सक्रियकारी जो प्रभाव है वो कौन सा निर्देशन करता है, अब आपका जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा E+ जो आएगा वो जहाँ नेगेटिव वहाँ जुड़ेगा, तो नेगेटिव का है ऑर्थो और पैरा पर है, इसीलिए ये क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्शन देगा। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ने वाला है, ऑर्थो और पैरा पर। इसके विपरीत यदि विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर की तरफ चले जाते हैं, जो माइनस M इफेक्ट डालने वाले होते हैं। बाहर की तरफ जाते हैं तो रिंग पर आपका प्लस चार्ज आता है, और प्लस चार्ज कहाँ आता है, पहली चीज़ तो प्लस चार्ज आया, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल के प्रति कम क्रियाशील हो गया। कम क्रियाशील क्यों हो गया, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन करता है, तो कम क्रियाशील है। दूसरी चीज़ जो निष्क्रियकारी प्रभाव डालते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, वहाँ पर आपका चार्ज कहाँ आता है, ऑर्थो और पैरा पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन करता है, तो ऑर्थो पैरा पर नहीं जुड़ पाएगा, तो कहाँ जुड़ेगा, ये मेटा पोजिशन पर जुड़ता है, इसलिए ये मेटा डायरेक्शन प्रॉपर्टी दर्शाएगा। क्लियर है? समझ में आई चीज़ कि जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आता है, प्लस M या प्लस I इफेक्ट जुड़ा होता है, तो फिर आपका रिजल्ट जो होगा वो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। और यदि वह माइनस M इफेक्ट डाले तो वह कौन सा इफेक्ट डालेगा, निष्क्रियकारी प्रभाव डालेगा, और प्लस चार्ज ऑर्थो पैरा पर होगा तो वह कहाँ जुड़ेगा, मेटा पर। क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप देखें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ने पर रिंग पर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ने पर 2 स्थिति है। डोनेटिंग ग्रुप का मतलब प्लस M इफेक्ट या प्लस I इफेक्ट। कौन डालने वाले हैं, OH, NH2, X, OR, ये सारी। और ये जब डालेंगे तो लोन पेयर होने के कारण कौन सा इफेक्ट डालते हैं, प्लस M इफेक्ट। इसके अलावा R जो केवल प्लस I इफेक्ट डालेगा, प्लस M इफेक्ट। और ये इलेक्ट्रॉनिक घनत्व को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे, क्रियाशीलता क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, बढ़ा देंगे। ओके, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सक्रियकारी प्रभाव कहा जाता है। और सक्रियकारी प्रभाव जब होता है तो ऑर्थो और पैरा पर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑर्थो ऑब्लिक पैरा होगा। और इसका अपोजिट
माइनस एम इफेक्ट डालने वाले समूह जुड़े हो तो वो कौन से होंगे? CHO, COR, COOH, NO2, CN, CONS2, COX, COOR, ये सारे समूह। और ये पाई बॉन्डेड युक्त होंगे, पाई बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेटेड होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे? डेंसिटी को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के प्रति क्या करेंगे? ये कम क्रियाशील कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और निर्देशकारी ऑर्थो पैरा पर क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, अतः इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ पाएगा। तो कहाँ जाएंगे? ये मेटा डायरेक्शन प्रॉपर्टी रखेंगे, मेटा निर्देशकारी होते हैं। तो उत्पाद आपको कौन सा होगा? मेटा मिलेगा। क्लियर है? यानी कि अब आप एक रिएक्शन देख सकते हैं, मैं रिएक्शन यहाँ लिख रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके नीचे एक रिएक्शन लिख रहे हैं अपन, मिटा दूँ? फॉर एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन प्लस आप रिएक्शन करवा रहे हैं किसी की भी CH3Br FeBr3, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल मैं बता दूँ ब्रोमीन प्लस होगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? ClBr प्लस ClBr, ओके। क्योंकि इसका कौन सा प्रभाव है? अभी देखा हमने, प्लस एम इफेक्ट है, ओके। अब सेकंड चीज़ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आप नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो यहाँ पर यही अभिक्रिया हो रही है, CH3Br, ये FeBr3 है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा आपको? Br प्लस, किंतु रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा? ये ऑर्थो नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, मेटा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन या मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये आपका क्या होगा? मेटा वाला, और ये ऑर्थो और पैरा प्लस होगा। क्लियर है? ये है आपका कौन सा? डायरेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ सब्स्टिट्यूट की। अब बच्चों इसमें आगे और पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीक जब भी आपका लेक्चर होगा। ऑर्थो और पैरा में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, मेन प्रोडक्ट क्या होता है। तो ऑर्थो पैरा रेशो एक पूरा टॉपिक है आपका, तो काफ़ी डीप है ये। फिलहाल मैं केवल इतना बता रहा हूँ रिएक्टिविटी के बारे में। तो SE रिएक्शन की रिएक्टिविटी आपको पता चल गई। SE जो अभिक्रिया होती है सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, वहाँ पर क्या होगा? बेंजीन, बेंजीन से ज़्यादा कौन होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिन पर जुड़े होंगे, और उनसे कम कौन होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि प्लस M और प्लस I होने पर पोजीशन ये होगी और माइनस M होने पर ये होगी। रिंग पर क्या चार्ज चलेगा? माइनस माइनस माइनस, इसका मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्शन प्रॉपर्टी। और सक्रियकारी यहाँ पर क्या आएगा? प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब ये आपका क्या होगा? मेटा निर्देशकारी है। बस आप इसको नोट कर लें, मेरे हिसाब से क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों आज हमने देखा SN1 SN2 यानी कि SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी के बारे में। सेकंड देखा SE अभिक्रियाओं की रिएक्टिविटी के बारे में, ठीक है ना। अब ये आपका एपिसोड कंटिन्यू चलेगा रिएक्टिविटी के बारे में। अब आपकी एडिशनल रिएक्शन जितनी भी है तो एडिशनल रिएक्शन की रिएक्टिविटी को देखेंगे, और इसके साथ हम देखेंगे एस्टरिफिकेशन और डिहाइड्रेशन, इन दो चीज़ों की रिएक्टिविटी आपकी अभी बाकी है। और फिर देखेंगे एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। ओके बच्चों, यहाँ तक मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है। रिएक्टिविटी का एक पार्ट आपका बाकी है, उसको हम नेक्स्ट लेसन में लेने वाले हैं। ओके बच्चों, तब तक आप इसको क्लियरली, और भी कोई आपके पास क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आप करें, और नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।